नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। दोस्तों, क्या हो जब एक राजकुमारी की तरह ऐसो आराम में पली बढ़ी लड़की को किसी के रहमो करम पर जीना पड़े। क्या हो जब वह लड़की अपने किस्मत की मार पर दिन रात आंसू बहाए। क्या हो जो अत्याचार करने वाला हो उसका पासा ही पलट जाए। और क्या हो जब सच्चाई सबके सामने आने पर एक अनाथ लड़की जिसके माँ बाप नहीं हो, जिसे नौकरानी की उपाधि दे दी गई हो, लेकिन हाँ, किसी सच्चे इंसान की नज़र उस पर पड़ते ही वह अनाथ ऊंचा मुकाम हासिल कर ले। जब झूठ हार जाए और सच जीत जाए तब तो खुशी दो गुनी हो जाती है। दोस्तों, हमारी आज की कहानी भी एक ऐसी ही लड़की की है जिसकी अच्छाई को दबाकर उसे हमेशा हमेशा के लिए कूड़े करकट की तरह एक किनारे कर देने की साजिश की जाती है। लेकिन दोस्तों, उस लड़की की काबिलियत ने उसे बचा लिया। तो चलिए जानते हैं आज की कहानी की पूरी सच्चाई। तो दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। सोनाली ने जैसे ही अपनी आंखें अस्पताल के बिस्तर पर खोली तो उसे समझ में नहीं आया कि वह कहाँ है। वह घबराकर जब इधर उधर देखने लगी तो उसके चाचा दीनानाथ जी दौड़कर उसके पास गए और कहा, सोनू बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम सब हैं तेरे पास। सोनाली को समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहाँ है और उसके चाचा ऐसा क्यों कह रहे हैं। उसने कांपती आवाज में धीरे से कहा, चाचा, मैं कहाँ हूँ और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। दीनानाथ जी को लगा उन्होंने सोनाली से गलत बात कह दी। उन्हें लगा शायद सोनाली को वह भयंकर हादसे वाली बात याद होगी, लेकिन सोनाली शायद उस बात को भूल गई थी जब उसके मम्मी पापा उसे लेने उसके स्कूल गए थे। जब वह पिकनिक टूर से वापस आई थी, वह तो इतनी ज़्यादा खुश थी कि वह अपने मम्मी पापा से मिलकर सिर्फ वही बातें करती रही जहाँ जहाँ उसने जो जो चीज़ें देखी थी, जहाँ जहाँ वह घूमी थी। उसे क्या पता था कि उसके पिता उसकी बातों में इतने खो जाएंगे और कार का संतुलन बिगड़ जाने से कार एक पेड़ में ही टकरा जाएगी। वह तो अपने ही धुन में बातें बताती रही। उसके मम्मी पापा की एक्सीडेंट के बाद मृत्यु भी हो गई तो उसे पता ही नहीं चला, क्योंकि वह तो बेहोश हो गई थी और पूरे 40 दिनों के बाद सोनाली को होश आया था। लेकिन अब सोनाली काफ़ी ठीक थी। उसने अपने चाचा से पूछा कि उसके मम्मी पापा कहाँ हैं, तो दीनानाथ जी ने उसे बता दिया कि उसके पापा बिजनेस के सिलसिले में विदेश गए हैं, क्योंकि उसके पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। सोनाली ने बचपन से गरीबी नहीं देखी थी, लेकिन सोनाली के पापा आनंद राठौर के जाते ही उसका बिजनेस पूरी तरह से ठप पड़ गया और कंपनी दिवालिया घोषित कर दी गई। अब सोनाली के जीवन यापन के लिए फूटी कौड़ी तक नहीं बची। सोनाली के चाचा दीनानाथ को सोनाली के ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसे अपने साथ अपने घर ले गए। सोनाली बचपन से राजकुमारी की तरह पली बढ़ी है, यह तो उसकी चाची राधिका भी अच्छी तरह से जानती थी। इसलिए शुरू शुरू में तो सोनाली के साथ उसने अच्छा ही व्यवहार किया, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त का पहिया घूमता गया, राधिका ने अपना रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसने सोनाली के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया। राधिका ने शुरू शुरू में तो अपनी बेटियों और सोनाली के साथ चोरी छुपे भेदभाव किया, फिर धीरे धीरे अपने पति के सामने वह खुलकर सोनाली के साथ भेदभाव करने लगी। दीनानाथ ने राधिका को समझाने की बहुत कोशिश की कि सोनाली भी हमारी बेटी की तरह ही है, उसके साथ ऐसा भेदभाव न करे, लेकिन राधिका उसकी बात मानने की बजाय और भी ज़्यादा लड़ाई झगड़े करना शुरू कर देती, जिससे घर के साथ साथ पास पड़ोस का माहौल भी खराब होने लगा। इसलिए थक हार कर दीनानाथ जी घर की शांति के खातिर अब अपनी पत्नी से कुछ भी बोलना उचित नहीं समझते थे और मन ही मन सोनाली के लिए बहुत दुखी होते। अब तो राधिका का उस घर में एक छत्र राज्य हो गया था और सोनाली के साथ राधिका और उसकी दोनों बेटियां ऐसा व्यवहार करती मानो वह उस घर की नौकरानी हो। वैसे तो दीनानाथ भी बहुत अमीर नहीं था। अब परिवार में एक और सदस्य के बढ़ जाने से राधिका पहले से भी ज़्यादा चिड़चिड़ी हो गई थी। इसलिए वह
कभी भी सोनाली को तो कभी दीनानाथ को ताने देती रहती। समय बीतता गया। सोनाली की उम्र लगभग 22 वर्ष हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर कभी मुस्कान दिखाई नहीं दी। वह हर वक्त डरी सहमी ही रहती थी। अगर कभी थोड़ी खुलकर बोल भी लेती तो राधिका और उसकी दोनों बेटियां प्रीति और सुहाना के कलेजे में सांप लौटने लगता। वे लोग उसे डरी सहमी दब्बू सी लड़की की तरह ही देखना चाहते थे, ताकि वह प्रीति और सुहाना से आगे न बढ़ सके, क्योंकि कुदरत ने एक चीज सोनाली को प्रीति और सुहाना से ज्यादा दी थी। वह थी उसके चेहरे की सुंदरता और शालीनता, जिसे देखकर वे माँ बेटी जल भून जाती जब कोई सोनाली की तारीफ कर देता। सोनाली को परिवार के सभी लोगों के साथ सोने बैठने की आज़ादी नहीं थी। उसके लिए घर के पीछे बने सबसे छोटे कमरे में, जहाँ कोई सुविधा भी नहीं थी, वहाँ उसे रहने दिया जाता था। राधिका के मन में सोनाली के लिए कभी कोई अपनापन नहीं रहा। वह उसके लिए हमेशा परायेपन का भाव ही रखती थी। वह उसे हर छोटी बात पर ताने देती। राधिका की दोनों बेटियां प्रीति और सुहाना की हर ख्वाहिश पूरी की जाती। उनके लिए नए कपड़े, मिठाइयाँ, अच्छा खाना बनता। उनके लिए हर सुविधाएं मौजूद थी, लेकिन सोनाली के हिस्से में सिर्फ काम, ताने और जिल्लत ही मिलता। सोनाली को जवाबदारी दी गई थी। सुबह सबसे पहले उठना, घर के लिए पानी भरना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना और फिर पूरे घर की रसोई संभालना। यही उसकी रोज की जिंदगी बन चुकी थी। उधर प्रीति और सुहाना अच्छे कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती थी, दिन भर अपनी दुनिया में खुश रहती थी, और सोनाली घर की चार दीवारी में कैद रह जाती थी। सोनाली ने बचपन से अपने लिए अच्छे शब्द बहुत कम सुने थे। जब भी घर में कोई मेहमान आता, राधिका उसे सामने आने ही नहीं देती थी। अगर वह गलती से बाहर आ भी जाती तो लोग पूछते, ये लड़की कौन है? तब राधिका हंसकर कह देती, ये तो दूर की रिश्तेदार है, घर के काम में मदद कर देती है। किसी को ये नहीं पता था कि यही लड़की इस घर में सहारे की उम्मीद लेकर आई थी। उसके चाचा दीनानाथ जी सब समझते थे। उन्हें सोनाली का दर्द दिखाई देता था, लेकिन घर की शांति बनाए रखने के लिए वे अक्सर चुप रह जाते थे। कभी कभी वे चुपके से सोनाली के हाथ में कुछ पैसे रख देते थे और कहते थे, परेशान मत हुआ कर बेटी, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। लेकिन अब सोनाली ऐसी बातों पर मुस्कुरा भी नहीं पाती थी। वह धीरे धीरे अंदर से टूट चुकी थी। समय बीतता गया और प्रीति और सुहाना का व्यवहार भी बदलता गया। वे सोनाली को अपनी बहन नहीं मानती थी। उससे अपने छोटे और बड़े सारे काम करवाती थी। अपनी सहेलियों के सामने उसका मजाक उड़ाती थी। कई बार उनकी सहेलियां सोनाली को नौकरानी समझ लेती थी। यह सब सुनकर सोनाली अंदर ही अंदर बिखर जाती थी। उसने लोगों से उम्मीद करना छोड़ दिया था। अब वह अक्सर अकेले बैठकर सोचती रहती, लेकिन उसकी तकलीफ समझने वाला कोई नहीं था। राधिका अक्सर उसे ताने मारती, कहती, हर वक्त चुप रहने से जिंदगी नहीं बदलती। न लोग तुझे पसंद करेंगे, न तेरे लिए कोई रिश्ता आएगा। मोहल्ले की औरतें भी तुझे देखकर बातें बनाती हैं। धीरे धीरे सोनाली की शादी की चिंता घर में बढ़ने लगी। उसके चाचा अंदर ही अंदर परेशान रहने लगे। वे चाहते थे कि किसी अच्छे घर में राधिका का रिश्ता हो जाए, ताकि उसकी जिंदगी सुधर सके। उन्होंने कई लोगों से बात की, लेकिन जहाँ भी सोनाली की बात होती, सामने वाले कोई न कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाते। एक दिन खबर आई कि शहर से कुछ लोग सोनाली को देखने आने वाले हैं। यह सुनते ही राधिका घबरा गई। वह बार बार दीनानाथ से कहने लगी, सोनाली को ज़्यादा देर तक सामने मत बैठने देना, वरना लोग मना करके चले जाएंगे। लेकिन दीनानाथ जी ने साफ साफ कह दिया कि मैं झूठ बोलकर रिश्ता नहीं करूँगा, जो सच है वही बताऊँगा। उस दिन सोनाली को एक साधारण सा सूट पहनाया गया, उसके बाल ठीक किए गए और उसे अंदर वाले कमरे में बैठा दिया गया। थोड़ी देर बाद लड़के वाले घर पहुँचे। लड़का अपने माता पिता और बहन के साथ आया था। उधर प्रीति नए कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रही थी, बार बार खुद को आईने में देख रही थी। तभी लड़के की माँ ने प्रीति की तरफ देखकर पूछा, क्या रिश्ता इसी लड़की के लिए है? दीनानाथ जी ने कहा, नहीं, ये मेरी छोटी बेटी है, बात
बड़ी लड़की सोनाली के लिए हुई है। इतना सुनते ही वहाँ बैठे लोगों के चेहरे बदल गए। उसी समय सोनाली हाथ में चाय की ट्रे लेकर धीरे धीरे कमरे में आई। उसने नजरें नीचे झुका रखी थी। जैसे ही उसने ट्रे सामने रखी, कमरे में सन्नाटा छा गया। सब लोग उसे ध्यान से देखने लगे। लड़के की माँ ने लड़के की तरफ देखा और धीरे से कप नीचे रख दिया। कुछ देर बाद उसने कहा, भाई साहब, अगर पहले सही जानकारी मिल जाती तो शायद हम यहाँ तक न आते। आपने कहा था लड़की घरेलू है, अच्छे संस्कार वाली है, लेकिन ये नहीं बताया कि लड़की ऐसी है। लोग क्या कहेंगे? समाज में हमें भी जवाब देना पड़ता है। दीनानाथ जी बार बार समझाते रहे। सोनाली बिटिया बहुत मेहनती है, पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले संभालती है। कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं करती, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। लड़के की बहन मुस्कुराकर बोली, आजकल लोग सिर्फ स्वभाव ही नहीं देखते, दुनिया दिखावा भी देखती है। इतना कहकर वे लोग बिना चाय पिए वहां से चले गए। उनके जाते ही राधिका का गुस्सा फूट पड़ा। वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैंने पहले ही कहा था इसे सामने मत लाना, आज फिर हमारी बेइज्जती हो गई। कल लोग मेरी बेटियों के रिश्तों पर भी सवाल उठाएंगे। सोनाली चुपचाप सब सुनती रही, फिर धीरे से अपने कमरे में चली गई। उसने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। उस रात वह देर तक आईने में खुद को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। वह बार बार खुद से एक ही सवाल पूछ रही थी, क्या किसी इंसान की पहचान सिर्फ उसके चेहरे से होती है? क्या अच्छे दिल की कोई कीमत नहीं होती? रोते रोते उसने खुद से एक वादा किया, अब वह किसी से ज्यादा उम्मीद नहीं लगाएगी और शायद अब उसे अपनी जिंदगी खुद ही संवारनी पड़ेगी। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। सोनाली पहले की तरह घर के कामों में लगी रहती, सुबह से रात तक बस काम ही काम। लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। उसने शिकायत करना छोड़ दिया था। उसे अब किसी से कोई उम्मीद नहीं थी। उधर उसकी चाची राधिका अपनी दोनों बेटियों के लिए बड़े बड़े सपने देखने लगी थी। वह चाहती थी कि प्रीति और सुहाना की शादी किसी बहुत अमीर घर में हो, ताकि पूरे मोहल्ले में उसका रुतबा बढ़ जाए। हर दिन वह नई नई जगह रिश्तों की बात करती और हर बार सोनाली को नजरअंदाज कर देती, जैसे वह इस घर का हिस्सा ही न हो। उधर दीनानाथ जी यानी सोनाली के चाचा अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगे थे। लोगों की बातें सुन सुनकर वे अंदर से टूट चुके थे। उन्हें लगने लगा था कि शायद सोनाली की जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। फिर एक दिन मोहल्ले में एक बड़ी खबर फैल गई। शहर के मशहूर कारोबारी दशरथ मित्तल अपने बेटे की शादी के लिए लड़की देख रहे थे। उनका बेटा सिद्धार्थ मित्तल विदेश से पढ़ाई करके लौटा था। बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत समझदार और बहुत ही अमीर था। पूरे इलाके में उसी की चर्चा थी। लोग कहते थे बड़े बड़े घरों से रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन उनका परिवार ऐसी लड़की चाहता है जो घर संभालना जानती हो, जिसके अंदर सादगी हो, जिसका दिल साफ हो। यह सुनते ही राधिका के मन में लालच जाग गया। उसने तुरंत सोचना शुरू कर दिया, अगर प्रीति या सुहाना का रिश्ता उस घर में हो जाए तो उनकी किस्मत बदल जाएगी। उसने अपने जान पहचान वालों के जरिए अपनी बात मित्तल परिवार तक पहुंचाई। कुछ दिनों बाद जवाब आया, वे लोग लड़की देखने आने को तैयार हैं। यह खबर सुनते ही घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुबह से ही साफ सफाई शुरू हो गई। नए पर्दे लगाए गए, अच्छे बर्तन निकाले गए, महंगे मिठाई के डिब्बे मंगवाए गए। प्रीति और सुहाना को पार्लर भेजा गया। राधिका बार बार दोनों को समझा रही थी कि किसी भी तरह सामने वाले को तुम पसंद आनी चाहिए, लेकिन सोनाली पहले की तरह चुपचाप रसोई में काम कर रही थी। सारी तैयारियों का बोझ फिर उसी के कंधों पर डाल दिया गया था। कभी खाना बनाओ, कभी साफ सफाई करो, कभी सामान सजाओ। राधिका ने जाते जाते उसे सख्त आवाज में कहा था, ध्यान रहे, मेहमानों के सामने गलती से भी मत आना। तू बस रसोई में रहना और खाना बनाकर भेजती रहना। खाने में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, सामने वाले बड़े लोग हैं। सोनाली ने चुपचाप सिर हिला दिया। उसने कुछ नहीं कहा, बस अपने काम में लग गई। लेकिन दिल के किसी कोने में एक छोटी सी टीस जरूर उठी। क्या कोई कभी उसे भी समझ पाएगा या नहीं?
क्या कोई कभी उसके मन को देख पाएगा? फिर उसने तुरंत यह ख्याल अपने मन से निकाल दिया। कुछ देर बाद घर के बाहर एक महंगी गाड़ी आकर रुकी। पूरा मोहल्ला देखने लगा। लोग अपने अपने दरवाजों से झांकने लगे। विनोद मित्तल अपनी पत्नी और बेटे सिद्धार्थ के साथ पहुंचे। सिद्धार्थ को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वह इतना बड़ा अमीर घर का लड़का है। उसने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने थे। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और आंखों में सादगी। घर के अंदर पहुंचते ही राधिका ने बड़े उत्साह से उनका स्वागत किया। प्रीति और सुहाना सज धज कर सामने बैठी थी। दोनों बार बार मुस्कुरा रही थी। सिद्धार्थ की माँ उनसे बातें कर रही थी, उनकी तारीफ कर रही थी। यह देखकर राधिका की खुशी और भी ज्यादा बढ़ गई। वह अपनी बेटियों की खूबियां गिनाने लगी। ये कितनी पढ़ी लिखी है, ये कितना अच्छा गाती हैं, ये कितना अच्छा बोलती हैं। लेकिन उन सब के बीच सिद्धार्थ ज्यादा कुछ नहीं बोल रहा था। वह चुपचाप सब देख रहा था, जैसे उसकी नजरें किसी और चीज को ढूंढ रही हो। थोड़ी देर बाद खाने का समय हुआ। जैसे ही खाना मेज पर रखा गया, उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। सिद्धार्थ ने पहला निवाला लिया और अचानक रुक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। उनकी आंखों में भी हैरानी थी। खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। सिद्धार्थ ने तुरंत पूछा, ये खाना किसने बनाया है? यह सुनते ही राधिका जल्दी से बोली, प्रीति ने बनाया है। उसे खाना बनाने का बहुत शौक है। सिद्धार्थ ने प्रीति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, अच्छा, फिर तो तुम्हें मसालों की अच्छी खासी समझ होगी। प्रीति अचानक घबरा गई। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या कहे। वह बात बदलने लगी। तभी सिद्धार्थ सब समझ गया। उसने शांत आवाज में कहा, जिसने भी खाना बनाया है उसने बहुत मन लगाकर बनाया है। मेहनत की पहचान छुपती नहीं। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ पल बाद दीनानाथ जी ने धीरे से सच बता दिया, यह खाना सोनाली ने बनाया है। यह सुनते ही सिद्धार्थ ने कहा, अगर ऐसा है तो मैं उनसे मिलना चाहूँगा। राधिका तुरंत बीच में बोल पड़ी, अरे रहने दीजिए ना, वो सामने आने से झिझकती है। लेकिन सिद्धार्थ ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, अगर वह सहमत हो तो उन्हें बुला लीजिए। दीनानाथ जी तुरंत अंदर गए। उस समय सोनाली रसोई में बर्तन समेट रही थी। उसके हाथों पर आटे और मसालों के निशान थे। दीनानाथ जी ने धीरे से कहा, बेटी, वे लोग तुमसे मिलना चाहते हैं। यह सुनते ही सोनाली घबरा गई। उसने कहा, चाचा, मैं ऐसे कैसे जाऊं? मेरे कपड़े भी ठीक नहीं हैं। दीनानाथ जी ने प्यार से कहा, तुम जैसी भी हो वैसे ही बहुत अच्छी हो बेटी, चलो। सोनाली धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई कमरे की ओर चल पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लगा शायद फिर वही होगा। फिर कोई उसे देखकर मना कर देगा, फिर कोई उसे ताने देगा, फिर कोई उसके चेहरे पर सवाल उठाएगा। लेकिन उसे क्या पता था, इस बार उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। सोनाली धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई। उसने सिर झुका रखा था। साधारण से कपड़े, चेहरे पर थकान और आंखों में झिझक थी। उसे लग रहा था जैसे सबकी नजरें उसी पर टिकी हुई हैं। राधिका ने नजरें फेर ली। उसे पूरा यकीन था कि अब ये रिश्ता भी टूट जाएगा। लेकिन तभी सिद्धार्थ की माँ ने बहुत प्यार से कहा, बेटी, घबराओ मत, इधर आकर बैठो। सोनाली ने धीरे से नजर उठाई। पहली बार किसी की आवाज में उसे अपनापन महसूस हुआ। वह चुपचाप बैठ गई। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें अब सिद्धार्थ पर थी। सब इंतजार कर रहे थे कि वह क्या कहेगा। सिद्धार्थ कुछ पल तक सोनाली को देखता रहा। फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा और मुस्कुराकर कहा, अगर मैं शादी करूँगा तो इसी लड़की से करूँगा। यह सुनते ही पूरा कमरा हैरान रह गया। राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। प्रीति और सुहाना एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें